1991 से आर्थिक सुधार 1990 तक हमने पढ़ा था। 1950 से 1990 के बीच में हम पढ़ चुके हैं। पहले 1950 से 90 के बीच में हमने जो पढ़ा था उसमें आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई गई थी। आर्थिक नियोजन की नीति के तहत हमने ये भी बताया आर्थिक नियोजन होता क्या है, क्यों अपनाया जाता है, कहाँ से लिया गया है, किसने वर्णन किया था। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने बताई हैं। इस दौर में भारत सरकार की योजना आयोग के गठन के साथ ही 1950 से 1990 के बीच 47 में भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन 1950 से लिया गया क्योंकि योजना आयोग का गठन से ही आर्थिक नियोजन की शुरुआत मानी जाती है। और आर्थिक नियोजन के इस दौर में 1950 से 1990 के बीच में 7 पंचवर्षीय योजनाओं का काल रहा है। और 7 पंचवर्षीय योजनाओं में कितना गैप रहा है, अवकाश रहा है। अवकाश योजनाएं कितनी रही हैं? तो 3, 2, 5 है ना, 5 साल का अवकाश योजना इसमें रही है। 5 के अमेरिका से 7 भी रही है इसी में। एक तो रही है जब भारत चीन, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है ना। एक फिर 1966 से 69 तक का रहा है, तो 66 से 69 3 साल वो, 2 साल इधर हो गया 5 साल, और फिर उधर 2 साल चला गया था 77-78 वाला में, है ना। 7 साल का गैपिंग रहा है इसमें। और इस समय में हमने कई सारी योजनाओं के बारे में पढ़ा, उनके लक्ष्य देखे, उद्देश्य देखे, महत्व देखे, विशेषता देखी हमने, मॉडल्स देखे उनके कैसे उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, प्राप्त करने में समस्याएं कहाँ हैं, कौन सी योजना असफल हो गई, क्यों असफल हुई थी, वो सब चीजें भी हमने देख रखी हैं। कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत हुई, कब गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, गरीबी हटाने संबंधित कौन कौन सी योजनाओं की शुरुआत हुई, औद्योगिक ढांचा कब शुरू हुआ, कौन सा सामाजिक मुद्दा बना, है ना, कौन सी समाजवादी सामाजिक अर्थव्यवस्था के साथ कौन सी पंचवर्षीय योजना को जोड़ा गया था। ऐसी कुछ हमने बहुत सारी चीजें देखी। हालांकि हमने 12 की 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ रखा है इससे पहले। आप यहाँ पे देखेंगे ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम यहाँ पे लास्ट में पढ़े थे, है ना। इतना हमने पहले ही देख रखा है। इसमें बात करेंगे 90 से 90 तक, क्योंकि अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चल रही थी। 1990 तक ऐसा माना जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में थी। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे उत्पादन बंद था, उत्पादन तो चल ही रहा था, लेकिन हमारा बाहर से लेना देना थोड़ा सा बंद था। ठीक है, हमने बाहर विदेशी कंपनियों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बंद करके रखा था, किसी को आने का मौका नहीं, सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ जो नए उद्योगों की स्थापना हो रही थी उनको अच्छे से संरक्षित किया जा सके, इसलिए ये नीति अपनाई गई थी। आयात निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई इसी दौर में। कुछ ऐसी स्थितियां आई जिनकी वजह से भारत को एक नई आर्थिक नीति की शुरुआत करनी पड़ी, है ना। उन्हीं सब पे हम आज बात करेंगे इस चैप्टर में, पूरा इसी पर आधारित है। नियोजित विकास के 40 साल के बाद भारत एक सशक्त औद्योगिक आधार, खाद्यान्न उत्पादन, स्वनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पिछली जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो आप उस समय में नहीं समझ पाए होंगे जब हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो पिछली वीडियो को देखना मत भूलिएगा, एक बार उसको जरूर देख लेना। योजनाओं के बारे में भी पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा 50 से 90 के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। ठीक है, कौन कौन सी नीतियों को अपनाया गया था, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता हो जाएंगी भाई। बावजूद इसके जनसंख्या के एक बड़ा भाग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर था। हमने बताया है कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान घटा है जरूर, लेकिन जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान घटा है उस स्पीड से कृषि में रोजगार में लगे हुए लोग थे उनकी संख्या में कमी नहीं आई है। दूसरी तरफ देखेंगे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जहां उन्होंने अर्थव्यवस्था में अपने योगदान को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ देखेंगे रोजगार के अवसरों में उन्होंने उतनी वृद्धि नहीं की। उसका क्या कारण रहा है? कहीं ना कहीं कृषि ने क्या किया है, रोजगार के अवसर को बढ़ाया है, रोजगार देने में सक्षम हुआ है और रोजगार परक एक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया है ना। वहीं पर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ने क्या किया कि रोजगार के मामले में उतना सब कुछ मतलब अवसर नहीं प्रदान किए लोगों को। हमने आपको ये भी बताया है, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, यूपीएससी में ही पूछा गया है, आप पेपर उठा के देखेंगे, अभी तुम्हें ध्यान नहीं है, लेकिन ये मान चलिए 2016 से लेकर 2020 के बीच की ही बात है, इसी में किसी पेपर में है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान लगातार घटता चला गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान घटने के साथ साथ रोजगार के अवसर में भी कमी करते चला गया है या कमी होते चली गई है। दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था में अपने योगदान में वृद्धि भी की, वहीं दूसरी तरफ उसने रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि की है।
ऐसे स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो वो स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्या है भाई, क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि कृषि का योगदान भले घटा लेकिन रोजगार की स्पीड बरकरार रही। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है, औद्योगिक क्षेत्र ने ठीक है अपनी अपने योगदान को बढ़ाया था, लेकिन रोजगार के मामले में वो पीछे ही रहा, रोजगार उतना नहीं दे पाया है। बात समझे? तो ऐसे स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे एग्जाम में यूपीएससी के। जनसंख्या का बड़ा भाग कृषि पर ही निर्भर रहा भैया। 91 में भुगतान संकट उत्पन्न हुआ, इसके कारण भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात हुआ। भारत में आर्थिक सुधार का सूत्रपात किसको माना जाता है? भुगतान के संकट को। ध्यान रखना, इस इकाई में सुधारों की प्रक्रिया, भारत संदर्भ, उनके प्रयोग का मूल्यांकन भी किया गया। बात करेंगे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा के रूप में देखा जाएगा। इसमें जब पढ़ लेंगे तो इसमें क्या क्या देखेंगे, 91 में भारत में आरंभ की गई सुधार नीतियों की पृष्ठभूमि से हम परिचित हो जाएंगे, सुधार नीतियों का आरंभ किए जाने की प्रक्रिया को समझ लेंगे, वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत के लिए इसके निहितार्थ से हम परिचित भी हो जाएंगे, साथ ही साथ एक में आ जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार के क्या प्रभाव पड़े। परिचय के रूप में देखेंगे तो भारत जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वहीं आरंभ की थी जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है। हमने पहले भी पढ़ रखा है भारत की विकास यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी। कोई बहुत बड़ी आर्थिक समृद्धि नहीं थी, ना तो कोई बहुत बड़ा आर्थिक विकास था, एक सिंपल ही था लेकिन ठीक ठाक चल रहा था। साथ ही कृषि उत्पादन के निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित हो चुकी थी। शुरुआत से ही ऐसा रहा। 91 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोलियम आदि आवश्यक वस्तुओं की आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य नहीं बचा था। भारत में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई है, जो नई आर्थिक नीति को लागू किया गया भारत के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उसका मेन मोटो क्या था कि ये आवश्यक वस्तुओं के आयात को क्या करना था, बरकरार रखना था, या आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए जो मुद्रा रिजर्व था उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी थी। ठीक है ना, ये बात भी हमको याद रखना, ये भी आपके पेपर में स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया सवाल है। ठीक है भाई, थोड़ा सा इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। हम आगे जब पढ़ेंगे ना तो इसमें पता चलेगा इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि जो हुई वो तो ठीक ठाक रहा, लेकिन सरकार के जो खर्चे रहे ना उन पे कोई लगाम ही नहीं लग पाया, जिसकी वजह से भारत को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। ठीक है ना, सरकार ने इन सभी कारणों सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया। इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया था। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीति, अर्थव्यवस्था, विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभाव पर विचार भी करेंगे। पृष्ठभूमि देखा जाए, वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत 80 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन रहा है। तो एक स्टेटमेंट, एक प्रश्न आपको यह भी मिल गया, वास्तविक उद्गम स्रोत, वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत कहां पे है? 80 के दशक का अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन रहा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट के रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। सामान्य प्रशासन चलाने अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम के माध्यम से फंड जुटाती है। इस सब सरकारें करती हैं, सिर्फ भारत सरकार करे ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है। कैसे करती है? फंड कहां से जुटाती है भाई? फंड जुटाती है सरकार कर से और सार्वजनिक उद्यम के माध्यम से। जब व्यय आय से अधिक हो तो सरकार बैंक, जनसामान्य, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य भी हो जाती है। किस स्थिति में सरकार बाध्य होती है? जब हमारा खर्चा अधिक हो, इनकम कम हो। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, मूवी आपने देखी होगी, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, है ना, मूवी के माध्यम से संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वो अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध करती है। मतलब एक सवाल और आपके सामने आ गया, अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कैसे कर लेती है सरकार? तो भाई कर वसूल करके कर लेती है, सार्वजनिक उद्यम के माध्यम से कर लेती है, कहीं बैंकों से उधार ले लेती है, जनसामान्य, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार ले लेती है। इन्हीं सब का वजहों से, इन्हीं सब के माध्यम से सरकार क्या करती है? अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध करने में सक्षम हो जाती है। बात क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कच्चे तेल के आयात पर हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही, विकास नीतियों की जरूरत रही। और क्यों जरूरत रही? क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्चा करना पड़ा। ठीक है, ध्यान रखना है। मतलब आपसे एक चीज याद रखना है, इस अवधि में मतलब 90 के दशक में सरकार के विकास नीतियों की जरूरत क्यों थी? इसलिए थी भैया, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी,
गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार अपने राजस्व से अधिक खर्चा कर रही थी। और ध्यान रखना, यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई है। तो विकास नीतियों को अपनाने का कारण क्या रहा? विकास नीतियों की आवश्यकता की, मतलब विकास नीतियों की हमको जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी भाई? इसलिए पड़ी कि राजस्व कम तो था हमारा, लेकिन बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही थी। फिर भी सरकार क्या कर रही थी? इसके एवज में राजस्व से अधिक खर्च भी कर रही थी। इसीलिए विकास नीतियों की जरूरत पड़ी हमको। साथ ही साथ सरकार जो योजनाएं चला रही थी, जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे सरकार के द्वारा, उनके माध्यम से राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हो पा रही थी। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों के एक बड़ा अंश खर्चा करना पड़ रहा था, स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। ठीक है, ये जो चीजें हैं, आपका प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्र, इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। जब उधार लिए गए जो पैसे, वो भी क्या कर दिए गए? उपभोग कार्यों पर ही खर्च किए गए। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। निर्यात संवर्धन शब्द है, और निर्यात संवर्धन शब्द के बारे में हमने बता रखा है ना? तो निर्यात संवर्धन का मतलब यह नहीं को रोक दिया जाए। निर्यात संवर्धन का मतलब यह है कि जितनी जरूरत है पहले वो अपने घर में संभाल के रख लो, उसके बाद जो बचता है उसको आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, याद रखना, खरीदना ना पड़े हमको। चलो, 80 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हुआ कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। ऋण के द्वारा जो व्यय था वो धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। मतलब आयात हमको करना ही पड़ा, बहुत तेजी से, ज्यादा मात्रा में आयात करना पड़ा था, निर्यात उतना हो ही नहीं पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भी नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? उसके पीछे का कारण यही था कि देश की हालत जो थी बड़ी खराब हो गई थी। ठीक है, वित्तीय स्थिति खराब होने की वजह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। ठीक है ना, ध्यान रखो। उस स्थिति में भारत ने क्या किया? आईबीआरडी नाम याद रखना, ये पूछा गया पेपर में। आईबीआरडी, जिसे हम नॉर्मल तरीके से बोलते हैं विश्व बैंक, उसके पास नाम से भी जाना जाता है, और आईएमएफ का दरवाजा खटखटाया। हालांकि विश्व बैंक समूह के ही ये सब सदस्य हैं, है ना? आईबीआरडी, मीका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये सब जो है क्या है? इसी के वो हैं दरवाजा। उसने देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला, किंतु उस ऋण को पाने के लिए इन संस्थाओं ने क्या किया? भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई। शर्त क्या लगाई? उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब क्या था? कि निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाना है, अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना है। जब हम पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे 50 से 90 के बीच में, हमने उसमें क्या बताया कि सरकार सब पे अपना वो हक जता रही है। सरकार होटल की व्यवस्था क्यों करे? वो प्राइवेट संस्थाएं कर सकती हैं, करने दो ना भाई। हो सकता था कि सरकार अगर वो जो होटल की व्यवस्था थी वो अगर प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में होता है कि सरकार प्राइवेट संस्थाएं ये होटल की व्यवस्था करेंगी, तो हो सकता था वो संकट का सामना नहीं करना पड़ता हमको। दूरसंचार के मामले में प्राइवेट संस्थाएं ज्यादा आगे थी, तो सरकार अगर उनको ये सुविधा दे दी होती कि भैया आप कर लेना, तो हो सकता था कि संकट का सामना हमको ना करना पड़ता। अब लेकिन क्या है? अब सरकार पे सीधे सीधे प्रेशर आया कि भाई ये चीजें हमको करनी है, उदारीकरण का रास्ता अपनाना है, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाने हैं, साथ ही साथ अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना है। साथ ही उम्मीद यह भी की गई भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। उदारीकरण का मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि निजी क्षेत्र पर प्रतिबंध हटेगा, सरकारी हस्तक्षेप में कमी आएगी, और साथ ही साथ देशों जो विदेशी व्यापार है उसके प्रतिबंधों को भी हटाया जाएगा। भारत ने विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यह शर्त मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। अब व्यापक आर्थिक सुधार है, तो व्यापक आर्थिक सुधार का उद्देश्य क्या है? हमको यह पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना। पहले का जो वातावरण था वो स्पर्धापूर्ण नहीं था, हमने आपको बताया है। स्पर्धापूर्ण ना होने की वजह से किसी भी उत्पाद का एक मार्केट पर एकाधिकार हो सकता है, और हो सकता है कि एकाधिकार होने की वजह से उस उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार ही ना किया जा सके। जी
फिर उसका नुकसान किसको झेलना पड़ेगा? सरकार को नहीं झेलना पड़ेगा भैया, कंपनी फायदे में चलेगी, नुकसान करेगी, नुकसान उठाएगी जनता, मनमानी रकम वसूली जाएगी उस एक अधिकार कंपनी की तरफ से। अब क्या हुआ? स्पर्धापूर्ण माहौल तैयार करना भाई, बुलाओ एक मार्केट में 10 कंपनियों को, अपने आप निरमा वॉशिंग पाउडर, सर्फ एक्सल, एरियल, घड़ी और पता नहीं कौन सा फेना, जितना भी फेना ही लेना, इन 5 कंपनियों को की मार्केट में घुसा दो भैया, ले जाओ तुम अपना निरमा पाउडर बेचो। अगर घड़ी ने बोला हमारा रेट है 10 रुपया, तो फेना तुरंत कहेगा नहीं हमारा 9.5 चलेगा, हमारी गुणवत्ता इतनी अच्छी है, देखो ऐसे हाथ घिस के दिखा के देखो, चमक आ गई हमारे हाथ में, तो आपके कपड़े में चमक क्यों नहीं आएगी? ऐसे हाँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन याद रखना, उस कंपटीशन के दौर में यह भी नहीं किया जा सकता कि कोई उत्पाद 10 रुपए जा रहा तो 9.5 में कर देगा, नहीं, ऐसा हो जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब तो सब अपना रेट ही घटाने लग जाएगा एक तरफ से, तो फिर सरकार को राजस्व कहां से मिलेगा? एक फिक्स रेट रहेगा, उसके ऊपर कोई नहीं जाएगा, बस ये रहेगा थोड़ा सा क्वालिटी में सुधार करना पड़ेगा, करेंगे वो लोग क्वालिटी में सुधार, क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसी क्वालिटी के आधार पे ही बिकेगा वो। एक आता इजी वाश देखा है? ट्यूना रहता होगा सर, ठीक ट्यूना है, पानी। तो उद्देश्य क्या रहा? अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना है, साथ ही साथ फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने, उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए, नोट डाउन भी कर सकते हैं, नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, आप नहीं बनाना चाहते तो वीडियो को आपको सुनना पड़ेगा अच्छे से। इन नीतियों को 2 उपसमूहों में बांटा गया। जो नीतियां शुरू की गई, कौन सी नीति भाई? ये व्यापक आर्थिक सुधार की नीति, 2 नीतियां लाई गई। कौन कौन सी हुई? एक तो हुई स्थायित्वकारी और एक हुई संरचनात्मक। स्थायित्वकारी जो उपाय है वो क्या है भाई? स्थायित्वकारी उपाय का मतलब क्या है कि वो अल्पकालिक है, पहली बात तो ये याद रखना। अल्पकालिक है मतलब क्या है कि भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना है और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना है। स्थायित्वकारी उपाय क्या हुए? जो अल्पकालिक थे उसमें मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था, साथ ही साथ जो कमियां आई भुगतान संतुलन उनको दूर कर देना था। यह था स्थायित्वकारी उपाय या अल्पकालिक उपाय। मतलब अगर कहा जाए कि पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने, बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी स्थायित्वकारी उपाय के जरिए से। दूसरा कौन सा उपाय? संरचनात्मक सुधार। यह दीर्घकालिक है। सरकार क्या करती है आजकल पता है? सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों को सड़क बनाने का टेंडर दे देती है, सड़क बना लो भैया। बना लिया सड़क कंपनी ने, बोल दिया सरकार ने 35 साल तक आप जितनी वसूली, आपकी वसूली, सारी वसूली आपकी, 35 साल तक वसूली का अधिकार आपका, जाओ ले जाओ। कंपनी ले लिया 35 साल 50 साल जितना साल हो जाए। उसके बाद उस सड़क का मालिक कौन? सरकार फिर से टेंडर निकाल देगी। अब की बार कौन लेने वाला है? दूसरी कंपनी आ गई, ठीक भैया लाओ पैसा, लाओ इतना ले जाओ। सरकार ने दे दिया, हो सकता है वो 100 साल का चला जाए आगे। बात समझे? मतलब यह है संरचनात्मक सुधार। अस्पताल बनवाना है, बात समझे? स्कूल खुलवाना है, सड़क बनवानी है, नाली नाला बनवाना है, नहर खुदवाना है, सिंचाई व्यवस्था करवानी है, फैक्ट्री लगवानी, कोई बिल्डिंग, आवास सुविधा देनी है सबको। ये सब कौन देखेगा? ये सब कौन है? ये दीर्घकालिक उपाय है, क्योंकि क्षण भर में तो खत्म होने वाले नहीं है। क्या सड़क ऐसी होती है? अरे वो अलग बात है, कोई भ्रष्टाचार के मामले में फंस जाए बेचारी सड़क तो गिर जाए पुल उल, नहीं तो सड़क और पुल चलता कितना है? बहुत लंबा लंबा, 150-200 साल नहीं चलता है। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो संरचनात्मक सुधार क्या है? वो दीर्घकालिक उपाय है। मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना था, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की अनम्यताओं को दूर कर भारत की अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित भी करना था। यह संरचनात्मक सुधार है। हमको प्रतिस्पर्धा के लायक बना देना है भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को, चाहे वो कृषि, प्राथमिक हो, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक जो भी हो, उनको हमें स्पर्धा के लायक बनाना है। बात समझे? वो लंबा समय है, लंबे समय तक चलेगा वो। तो 2 तरीके अपनाए गए, स्थायित्वकारी, संरचनात्मक, अल्पकालिक, दीर्घकालिक। इस दृष्टि से सरकार ने कई नीतियां शुरू की। इसमें 3 उपवर्ग है: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण की बात क्या करें कि हमने प्रारंभ में ही चर्चा की कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए थे। वो कौन से नियम कानून थे हमारे? हमने लाइसेंसिंग व्यवस्था को अपनाया, आयात प्रतिस्थापन को अपनाया, निर्यात संवर्धन को अपनाया हमने। ये सब क्या हुए? हमारे विकास में बाधा उत्पन्न कर दिए। हो सकता था कि जो उद्योग
अपने उत्पाद को लेकर इतने सचेत अवस्था में थे, इतने बेफिक्र अवस्था में थे कि हमारे सामान की तो कोई दाज ही नहीं दे सकता, हमारा सामान कोई मार्केट से भगा ही नहीं पाएगा, चाहे जैसे होगा वैसे ही बेच पा देंगे, गुणवत्ता की कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट पे हमारा राज है। अगर वहीं पे किसी विदेशी कंपनी या किसी स्पर्धी को लाकर खड़ा कर दिया गया होता मार्केट में, तो हो सकता था कि वो कंपनी भी अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देती और साथ ही साथ अपने आप को दिन ब दिन सुधारती रहती। पता चलता कि वो प्रतिस्पर्धा के लायक खुद खड़ी हो जाती आके। वो कितना अच्छा समय होता फिर। बात समझे? मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बन गए वही सब। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 80 के दशक में भी आरंभ किए गए थे। 90 के बाद नहीं शुरू हुए हैं ये सब 80 में ही शुरू हो गए थे। लेकिन स्थिति इतनी खराब थी ना कि वो संभलने के लायक ही नहीं रही। फिर बहुत सारा उसमें झेलना पड़ गया, बहुत सारा। किंतु 91 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक रही। 80 के दशक में जो शुरू की गई थी वो कुछ विशेष क्षेत्रों पर रही। 90 के दशक में जो शुरू हुई वो व्यापक तरीके से शुरू की गई। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र देखो, सुधार जहां जहां हुए थे औद्योगिक क्षेत्र में, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार में भी, व्यापार निवेश क्षेत्र, जिन पर 91 में और 91 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। तो आपसे एक प्रश्न का तरीका यह भी हो सकता है, 91 में और 91 के बाद से किन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया, निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। तो ये सारे क्षेत्र आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। इन पर विशेष ध्यान दिया गया था। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण किया गया। अब ये क्या है? भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया। कितने प्रकार से लागू किया गया है नियमन प्रणालियों को? तो सबसे पहला है कि औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी सबसे पहले, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती। पहले की व्यवस्था बता रहे हैं भाई। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? औद्योगिक क्षेत्र का विनियमीकरण। विनियमीकरण कब होगा? पहले तो हमको यह पता होना चाहिए पहले क्या था, फिर बाद में क्या हुआ है। तो पहले यह था कि लाइसेंस की व्यवस्था थी, किसी को कुछ भी स्थापित करना है, उखाड़ना है, बैठाना है, ले जाना है, ले आना है, तो पहले क्या करना था कि भैया अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी क्या थी? अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमियों का प्रवेश भी निषिद्ध कर दिया गया था। तीसरा क्या था? कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे, यह भी रिजर्व कर दिया गया था कि इन सब का उत्पादन लघु उद्योग ही करेंगे। हालांकि सरकार की नीति अच्छी थी, सरकार का भी मानना था लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार में वृद्धि होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगी। लेकिन यह थोड़ा सा अजीब है कि आरक्षित कर दिया जाए। आरक्षित का मुद्दा ठीक नहीं था। और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण, वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। यह चीज 91 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। कई सारे प्रतिबंध जो लगे थे लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त किया गया, सिवाय कुछ चंद विषयों को छोड़कर। चंद विषय उसमें कौन कौन से थे? एल्कोहल, शराब, दारू, सिगरेट बिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन और औषधि भेषज। इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, यूपीएससी, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, बिहार पीसीएस में भी पूछा गया। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से ऊपर का नीचे घुमा के इधर उधर से पूछा जा सकता है आपसे। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण के कुछ अंश, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, रेल परिवहन ही बचे हैं। अभी की बात है सार्वजनिक क्षेत्र में। अभी वर्तमान में देखेंगे तो रेलवे में भी निजीकरण आ चुका है ना। प्रतिरक्षा के मामले में भी निजीकरण आ चुका है, तो है ना। वर्तमान समय की बात यह है ना। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अनारक्षित श्रेणी में आ गई। जो पहले आरक्षित हुआ करती थी अब अनारक्षित हो गई। अनेक उद्योगों में बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई। बाजार खुद निर्धारक है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा सामान लाना, कौन सा सामान हटाना है। वित्तीय क्षेत्र का सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ? वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित हैं। वित्त के क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगी? व्यावसायिक निवेश बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा बाजार, ये सब इसमें शामिल होंगे। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन करने का दायित्व किसका है? रिजर्व बैंक का। पहले रिजर्व बैंक क्या करता था भाई? मालिक की तरह काम करता था। लाइसेंस देना है, हटाना है, तुमको बंद करवाना है, उनको उठवाना है, उनको लगवाना है, सारा काम। मतलब एक जैसे कि होता है कि वो चौकीदार टाइप में काम करता था। जब वित्त क्षेत्र में भी सुधार हुआ तो उसमें क्या ध्यान रखा गया कि आरबीआई को एक सहयोगी के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। अब देखिए अभी इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं,
भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, यही यही ब्याज की दरों को नियत करता है। ठीक है, आपको एक बात और बता देते हैं, किसी भी बैंक में दो शब्द होते हैं, बैंक रेट और ब्याज दर। दोनों में अंतर क्या है? ये आरबीआई तय करती है, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से, है ना, वाणिज्यिक बैंकों के लिए होता है। और ये क्या होता है? ये हमारे लिए होता है, वाणिज्यिक बैंकों के बैंक तय करते हैं। नहीं पता है कि नहीं आप लोगों को? नहीं पता है? बैंक दर वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कर वसूलती है, या आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के लिए तय किया गया दर होता है। ठीक है, अब आ गए ब्याज दर पे, जिस पर वह दर जिस पर आमजन वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेते हैं। 100 रुपया बैंक के पास गया, बैंक को बोला गया भैया सीआरआर तुम रखना अपने पास 20 रुपया कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रख लेना। एसएलआर के रूप में बोल दिया जाए भाई 40 रुपया रख लेना। कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 60 रुपया, ये रखना ही रखना है। बचा कितना 100 में से? 40 रुपया। अब बैंक वाला जो काम करेगा वो किस पे काम करेगा? इस 40 रुपए पे सारा काम होगा। इसी को ब्याज पे उठाएगा बैंक वाला, है ना, इसी को जमा भी करेगा, अपना जो कुछ भी मतलब लेन देन जो भी कुछ करना है वो 40 रुपए में ही करना है। तो बैंक क्या करेगा? फिर ब्याज दर बढ़ा देगा भाई। मान लो 10% ब्याज दर कर दिया बैंक वाले ने। ठीक है, एक दूसरी नीति आ गई। मान लो 100 रुपया बैंक के पास गया था, आरबीआई ने कहा भैया एक काम करो कि 5 रुपया रिजर्व सीआरआर रख लेना और 10 रुपया रख लेना एसएलआर, उसके बाद अपना काम करो। अब क्या होगा? अब कितना रुपया बचा? 85 रुपए में काम करना है बैंक वाले को। तो क्या करेगा बैंक? ब्याज दर को घटा देगा। कितना? 2% कर देगा। लो भैया ले जाओ। तो लोग क्या करेंगे? लोग भी उत्साहित हो जाएंगे, कम ब्याज दर पे पैसा उठाना पड़ेगा। नहीं उठा लेंगे, वो जल्दबाजी में जाके नहीं उठाएंगे, क्या अपना काम धड़ल्ले से करेंगे, फिर बैंक का भी काम चलता रहेगा। बात समझे? तो जो यहां पे हमने अभी पढ़ा है, कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है, वो ब्याज की दर को नियत करता है। अगर ज्यादा पैसा जमा रखना है तो भैया जाहिर सी बात है ब्याज दर ऊंची होगी। कम पैसा जमा रखना होगा तो ब्याज दर नीची होगी। ज्यादा जमा करने का मतलब क्या है? ये सीआरआर एसएलआर ये वाला, और कम पैसा जमा करना तो ये वाला मामला। ये मत सोचना कम पैसा जमा करना अधिक पैसा जमा करना मतलब आरबीआई तय कर देते कि 2 करोड़ से ज्यादा नहीं जमा कर सकते तुम लोग अपने पास। ये बात नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे सीआरआर एसएलआर जैसी नीतियों की बात हो रही है, मौद्रिक उपायों की बात हो रही है। ठीक है ना, बात क्लियर हुई सबको? विभिन्न क्षेत्रकों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्रक सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो वित्तीय क्षेत्रक सुधार नीति का प्रमुख उद्देश्य था भैया कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटा दिया जाए और उसको क्या किया जाए? एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया जाए। अभी तक ये नियंत्रक की तरह काम कर रहा था, है ना, लेकिन अब क्या है? अब भैया सहायक की तरह काम करना है। मतलब क्या था? वित्तीय क्षेत्रक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों पर निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। इस क्षेत्र में सुधार होने का मतलब ये था। ये स्टेटमेंट याद रखना, वित्तीय क्षेत्रक रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएंगे। पहले बिना निर्णय लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। ठीक है, सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर प्रदान किया। सुधार जो वित्तीय क्षेत्र की सुधार नीति रही उसने क्या कर दिया? भारत के जो निजी बैंक रहे और साथ ही साथ जो विदेशी निजी बैंक रहे इन सबको भी मौका दिया, भैया आओ मार्केट में। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 74% कर दी गई। बैंकों की पूंजी में एफडीआई की सीमा कितनी हुई? 74%। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते थे। छोटी मोटी शर्तें पूरी करनी थी, बाकी कोई अनुमति नहीं लेनी थी। अपनी एक दूसरी ब्रांच खोल लो, जाओ। पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्ति संगत बना सकते हैं।
यद्यप बैंकों को देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, वर्तमान समय में ज्यादा संसाधन जुटा सकते हैं, लेकिन खाता धारक और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्ति अभी भी आरबीआई के पास मौजूद है। किस स्थिति में मौजूद है? देखो, सब कुछ छूट गया, ठीक है, नियंत्रक का मामला कुछ नहीं रहा, सहायक की भूमिका है, लेकिन कुछ मामलों में नियंत्रक शक्ति अभी भी बरकरार है। तो क्षेत्र कौन से हैं? खाता धारक के रूप में और देश के हित की रक्षा करने के मामले में। विदेशी संस्थाओं, एफआईआई, व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को भी भारतीय वित्तीय बाजार में निवेश की अनुमति मिल गई, इन सब की इसी वित्तीय क्षेत्र सुधार की वजह से। कर व्यवस्था में सुधार हुआ। इन सुधारों का संबंध क्या रहा? सरकार की कराधान सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से हम कहते हैं राजकोषीय नीति। कर व्यवस्था में सुधार मतलब राजकोषीय नीति की बात हो रही है। करों के दो प्रकार होते थे, कर एक प्रत्यक्ष होता था, दूसरा अप्रत्यक्ष होता था। प्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष कर में व्यक्ति की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते थे। प्रत्यक्ष कर किस पे लगाते थे? एक तो भैया इनकम पे, दूसरा व्यवसायिक उद्यम के लाभ पर लगता था। 91 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है, निरंतर कमी हुई है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा? कारण यह रहा है कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। मतलब यह है, कर की चोरी कब होगी? अरे भैया 100 रुपया कमा रहे हैं, 50 रुपया हमको टैक्स में देना पड़ेगा, तो हम 50 रुपया कमाएंगे एक दिन में, तो हम क्या करेंगे? बता देंगे 60 रुपया आज कमाए थे, है ना, क्योंकि आधा टैक्स देना है तो 30 रुपया दे देंगे। और हो सकता है बता दें 40 रुपया कमाए थे, 20 रुपया टैक्स देंगे, क्या दिक्कत है ना। 80 रुपया चोरी उधर कर लिए और बाकी 10 रुपया इधर बचा लिए, 90 रुपया बच गया ना हमारे पास। बात समझे? लेकिन अगर टैक्स रेट डाउन रहे कि 100 रुपया कमाएंगे, 5 रुपया देना है, 2 रुपया देना है, तो आदमी खुशी खुशी 2 रुपया जमा कर देगा, नहीं करेगा। कर चोरी तभी होती है जब टैक्स रेट ज्यादा होते हैं। जब टैक्स रेट कम होता है तो कर चोरी की संभावना बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है, लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं, ठीक है। निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे धीरे कम कर दी गई। अप्रत्यक्ष कर में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। वस्तुओं सेवाओं पर लगाए गए कर ताकि सभी वस्तुओं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। वस्तुओं और सेवाओं पर कर क्यों लगाया जा रहा है? जिससे सभी वस्तुओं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद के द्वारा जीएसटी लाया गया। भाई, वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2016 कानून को पारित किया गया। क्यों पारित किया गया? अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए क्या लाया गया? जीएसटी अधिनियम 2016 पारित किया गया। किसके थ्रू? संसद के द्वारा। 2017 के जुलाई में लागू भी हुआ, आपको याद रखना चाहिए। इसके द्वारा क्या किया गया? सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने की, करवंचन कम होने की, एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण होने की उम्मीद है। सरकार ने जो जीएसटी अधिनियम लागू किए, जो जीएसटी अधिनियम को पारित करके जीएसटी को लागू किया है सरकार ने, उसको ये उम्मीद है कि इससे क्या क्या हो जाएगा फायदा? सरकार को अतिरिक्त आय भी मिलने लग जाएगी, कर वंचन भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण भी हो सकता है, ठीक है ना। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया। करदाताओं के द्वारा नियम पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई, ठीक है। विदेशी विनिमय सुधार भी किया गया इस क्षेत्र में। विदेशी विनिमय सुधार, विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया। 91 में भुगतान संतुलन की समस्या के तात्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन भी किया गया। रुपए का अवमूल्यन किया गया। कब किया गया था? यह महीना किसी को पता है? कौन से महीने में किया गया था? उस महीने में रुपए का 2 बार अवमूल्यन हुआ। विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। रुपए के अवमूल्यन ने क्या कर दिया? विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि कर दी भाई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपए के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्रायः बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। व्यापार और निवेश नीति में भी सुधार हुआ, ठीक है। इसको पहले की जो नीतियां रही हैं, आर्थिक सुधार से पहले की जो नीति रही है, उसके मामले में आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवर्धन की नीति अपनाई गई थी। निवेश के मामले में सरकार ने हर जगह पे अपने आप को स्थापित कर रखा था। जैसे कि हमने आपको बताया है, औद्योगिक नीति और 1956 में 3 प्रकार के उद्योगों की बात की गई थी। उसमें से एक उद्योग ऐसा था जिस पे सरकार का पूरी तरह से स्वामित्व होता था। दूसरा हमने बताया था, यह प्रश्न आया हुआ यूपीएससी में, याद रखना भाई। दूसरा तरीका हमने बताया था कि एक ऐसा उद्योग होगा जिसमें सरकार और मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करेंगे, लेकिन कोई नया उद्योग अगर स्थापित करना होगा तो उसमें सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जो तीसरा प्रकार हमने बताया
उसमें हमने निजी क्षेत्र के बारे में बताया था कि निजी क्षेत्र ही निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा, लेकिन सरकार भी इस पर नियंत्रण रखेगी। 3 प्रकार के उद्योगों की हमने बात की थी। इसके अलावा हमने बात की थी कि सरकार ने लाइसेंसिंग शुरू की थी। लाइसेंसिंग व्यवस्था के बारे में क्या बताए थे कि लाइसेंसिंग व्यवस्था शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित कर वहां के लोगों को रोजगार प्रदान करना। यही था ना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना लाइसेंसिंग व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जैसे कि हमने बताया है, किसी आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहता था तो उसके लिए लाइसेंसिंग प्रणाली आसान हो जाती थी, कुछ विशेष छूट दे दी जाती थी, ये बताए थे ना आपको। साथ ही साथ लघु उद्योगों के लिए कुछ उद्योगों को आरक्षित कर दिया गया था। कुछ ऐसी चीजें हमने बात की थी पहले। इसमें कौन से सुधार हुए होंगे? तो अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पाद, विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी, अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? जो निवेश व्यवस्था, व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण शुरू हुआ, उसका प्रमुख उद्देश्य था स्थानीय उद्योगों की कार्य कुशलता को सुधारना तथा उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपसे प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। व्यापार और निवेश नीति सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा है? तो प्रमुख उद्देश्य ये दोनों रहे हैं। बात क्लियर रखना भाई। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण तथा उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। पहले की बात है, सरकार आयात को सीमित करना चाहती थी। और आयात कैसे सीमित होता? जब उस पर उच्च टैक्स, ऊंची दर पर टैक्स लगा दिया जाता, यही तभी ना आयात सीमित हो सकता था। आयात प्रतिस्थापन की सरकार ने नीति अपनाई कि कोई चीज खरीदनी है उसको अपने यहां उत्पादित करो, उसका उत्पादन अपने यहां होना चाहिए। तो आपको ये पहले की नीति का ध्यान रखना है कि क्या सरकार ने अपनाए थे। आयात के परिमाण को सीमित रखने के लिए सरकार ने कौन सी नीतियों को अपनाया था पहले? ये नीतियां स्पर्धा क्षमता को कम करती थी। ये जो नीतियां सरकार के द्वारा अपनाई गई थी वो क्या करती थी? कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती। किसकी? जो स्थानीय उद्योग होते थे, क्योंकि हमने आपको क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। ये पहले की बात रही। व्यापार नीतियों के सुधार के कुछ लक्ष्य रहे हैं। लक्ष्य क्या रहे? व्यापार नीति सुधार के लक्ष्य क्या थे भाई? तो आयात निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध की समाप्ति की गई, प्रशुल्क दरों में कटौती की गई, आयातों के लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति हो गई। यह किया गया व्यापार नीति सुधार के लिए। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी वस्तुओं से आयात लाइसेंस व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थ, औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। मात्रात्मक प्रतिबंध का मतलब क्या भाई? भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया। आर्थिक सुधार के बाद या 1990 के दशक में भारत सरकार के द्वारा भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गए? तो सरकार ने क्या किया? निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया उनको। मतलब आयात पर जो टैक्स लग रहा था उसमें कटौती कर दी गई, निर्यात पर जो टैक्स लगते थे उनको क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। बात करेंगे निजीकरण। निजीकरण क्या है? किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व और प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग, निजीकरण का सही अर्थ होता है ये। सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में 2 प्रकार से परिवर्तित हो रही थी। सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन में 2 तरीके अपनाए गए। कौन कौन से? एक तो सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर हो जाना, और दूसरा था सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। यही 2 तरीके अपनाए गए निजीकरण के लिए। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को विनिवेश कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय अनुशासन बढ़ाना। अब एक सवाल यह भी हो सकता है, सरकार द्वारा अपनाया गया विनिवेश का तरीका क्या था? तो क्या था भाई? वित्तीय अनुशासन को बढ़ाने से संबंधित है, आधुनिकीकरण में सहायता देने से संबंधित था। ठीक है ना? यह भी अपेक्षा की गई कि निजी पूंजी प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभाव उत्पादक सिद्ध होगा। सरकार को
सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। तो निजीकरण से क्या क्या फायदा दिख रहा है हमको? एक तो भैया वित्तीय अनुशासन बढ़ता, ऐसी भी उम्मीद की गई, संभावनाएं थी। आधुनिकीकरण में सहायता मिलने की संभावना थी, साथ ही साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलता, ऐसी सारी संभावनाएं जताई गई थी निजीकरण के माध्यम से। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्य कुशलता को सुधारने का प्रयास किया। कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न, लघु रत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। यहां पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है, नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियां। इसमें एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। इसमें कुछ भिन्न पद दिए गए हैं, सार्वजनिक उद्योगों के उदाहरण हैं। इसमें महारत्न, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल, है ना, ऐसे याद करें, भेल, सेल, गेल, ओएनजीसी, आईओसी, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। अभी कितनी महारत्न कंपनियां भारत में? लास्ट में कौन सी आई है? एक विश्व स्तरीय पद छाप इसमें दिया गया शब्द है। ये क्या है? वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियां भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी हैं, ध्यान रखना। उदाहरण के लिए ओएनजीसी विदेश भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल और प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है। कौन? ओएनजीसी विदेश। ये और 16 देशों में इसकी उत्पादन परियोजनाएं चल रही हैं। टाटा स्टील की बात करें, 1907 में स्थापित हुआ निजी कंपनी के रूप में, 26 देशों में काम कर रहा है। 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। एचसीएल की बात करें, एचसीएल टेक्नोलॉजी शीर्ष 5 आईटी कंपनियों में से एक है जिसके 31 देशों में कार्यालय हैं, लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत हैं। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जल्दी में चर्चा में रहा है। शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी, आज इसकी दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र है। मतलब विश्व स्तरीय पदछाप का मतलब है एक देशी कंपनी के द्वारा किसी भी दूसरे देश में जाकर अपनी शाखाओं का निर्माण करना, अपनी शाखाओं को स्थापित करना, साथ ही साथ रोजगार मुहैया कराना, उत्पादन को बढ़ावा देना वगैरह वगैरह जो मामले होते हैं, ये सब को क्या बोलते हैं? विश्व स्तरीय पदछाप, ठीक है ना। वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, जो एक जटिल परिघटना एवं उन सभी नीतियों का परिणाम जिनका उद्देश्य क्या है। वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या होता है? विश्व को परस्पर निर्भर अधिक एकीकृत करना। इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। इसके अंतर्गत, ठीक है, वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगे। यह समग्र विश्व को एक बनाने और सीमा युक्त विश्व की रचना करने का एक प्रयास है, ठीक ना। वैश्वीकरण क्या है? एक सीमा युक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है, समग्र विश्व को एक बनाने का प्रयास है, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन है ना, विश्व को परस्पर निर्भर अधिक एकीकृत करने का एक उपकरण है। बात समझ रहे हैं ना। ये सारे के सारे आपके उत्तर हैं वैश्वीकरण के मामले में। बाह्य प्रापण एक शब्द है, ये क्या होता है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक विशिष्ट परिणाम हुआ। वैश्वीकरण के परिणाम है बाह्य प्रापण। बाह्य प्रापण के मामले में भारत अभी भी बहुत आगे चल रहा है, सबसे पहला नंबर पे भारत ही है। बाह्य प्रापण का मतलब क्या है कि भारत से कई सारे लोग विदेश में नौकरी करने जाते हैं, वहां पर वो अपनी सेवा देते हैं, उसके बदले में वो पैसा कमाते हैं। वो पैसा कहाँ भेजते हैं? अपने भारत में, ठीक है। इसी को बाह्य प्रापण बोला जाता है। एफडीआई भी इसी को बोलते हैं? नहीं, एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, ठीक है, वो उसी के जैसा है लेकिन वो किसी दूसरे देश के लिए हो जाएगा। ओके, इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत से नियमित सेवाएं प्राप्त करती हैं, अधिकांशतः अन्य देशों से जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा, ये सब आजकल आप देखते होंगे। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया। बाह्य प्रापण को विकास का मतलब बाह्य प्रापण कैसे विकसित हुआ? उसमें सूचना प्रौद्योगिकी के विकास की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां से बैठे बैठे अमेरिका में अगर बात करनी तो चिल्ला के तो बात नहीं कर सकते, फोन में जरूर बात कर सकते हैं, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी की देन है।
इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य प्रापण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवा, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श, यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। भारत की छोटी छोटी संस्थाओं से सेवाएं प्राप्त कर रही हैं। आधुनिक संचार साधनों के माध्यम से जैसे इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों, दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी हैं। महाद्वीप बाहर अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साथ अनेक छोटी बड़ी कंपनियां भारत से सेवाएं प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि विदेशी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारत में छोटी कंपनियों के साथ अपना तालमेल क्यों बिठाए रखना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे काम की लागत बहुत कम होती है, यहाँ पे सस्ते श्रम मिल जाते हैं, है ना। भारत की निम्न मजदूरी दरें, कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधार उपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया। विश्व व्यापार संगठन की बात करें, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गैट के परवर्ती विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में हुआ। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। किसकी स्थापना की थी? गैट की। कितने देशों ने मिलकर? 23 देशों ने मिलकर की थी। गैट की स्थापना की थी 1948 में 23 देशों ने मिलकर। आपको याद रखना चाहिए उद्देश्य क्या था उसका। गैट का उद्देश्य था सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का क्या ध्येय हुआ? ऐसे नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी ना कर पाए। विश्व व्यापार संगठन का यह उद्देश्य है। साथ ही इसका एक उद्देश्य ये भी है कि सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। गैट ने क्या ध्यान दिया था? सिर्फ व्यापार व्यवसाय आराम से चलता रहे, व्यापार में सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध हो सके, गैट के ये उद्देश्य रहे। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने क्या किया? डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य तो ये रहा व्यापार व्यवसाय फलता फूलता रहे, सबको समान रूप से अवसर उपलब्ध हो सके। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि सेवाओं के सृजन की भी बात सोची, व्यापार को प्रोत्साहन देने की भी बात सोची इन्होंने। साथ ही साथ इस बात पर भी इन्होंने ध्यान दिया कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ विश्व के संसाधनों का सही ढंग से उपयोग किया जा सके। ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ के उद्देश्य रहे। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने हेतु वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया। वस्तु और सेवा दोनों को स्थान मिला है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और प्रशुल्क अवरोधकों को हटाकर अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोल कर किया गया था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इसमें दो शब्द है, एक द्विपक्षीय है और एक है बहुपक्षीय। द्विपक्षीय मतलब क्या है? ए और बी के बीच में है। ठीक है। ऐसे बहुपक्षी क्या होगा? ए हो गया, यहीं पे बी हो जाए, सी हो जाए, डी भी हो जाए, ई हो जाए, एफ भी हो जाए। अब इसका सबके साथ, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, अब इनका फिर इससे आपस में भी रहेंगे, ये आपस में भी एक दूसरे से लगे रहेंगे। ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकासशील विश्व के हितों का संरक्षण करते न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियम और सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए, प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना। उदारीकरण की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए भारत ने कौन से कदम उठाए या कौन से काम किए हैं? तो भारत ने क्या किया? आयात पर से अपने परिमाणात्मक कई सारे प्रतिबंध हटा लिए और साथ ही साथ प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम कर दिया। ठीक है। कैसी आशंका है? विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा इनको लगता है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको ऐसे आलोचना के रूप में भी आ सकता है। चलो, भारत की सदस्यता कोई औचित्य नहीं, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। ठीक है। उनका यह भी मानना है, एक तो ये कहते हैं कि ज्यादातर व्यापार जो डब्ल्यूटीओ का है वो विकसित देशों के साथ होता है। दूसरा फिर कहते हैं विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकासशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को लेकर छला हुआ महसूस करते हैं। दूसरा मुद्दा ये रखते हैं ये लोग। वह देश विकासशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है? एक ये प्रश्न आपको दे दिया गया है, ये आपका प्रश्न हो जाएगा। ये टिप्पणी करें। क्या आपको ऐसा लगता है विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की एक व्यवस्था मात्र है? टिप्पणी करें। तो आप इतना तो बता ही सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना भाई?
सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा करेंगे। अब तो सुधार कार्यक्रम को आरंभ हुए 3 दशक हो चुके हैं। इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद द्वारा करते हैं। 3.5.1 को देखें। 1991 के बाद से भारत में 2 दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। 1991 के बाद से, याद रखना ये प्रश्न भी रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट रहा है, सॉरी। 1991 की बाद से की बात है कि 2 दशक तक सकल घरेलू उत्पाद की लगातार वृद्धि होती रही। सकल घरेलू उत्पाद 80 से 91 में 5.6% रहा है, तो 2007 से 12 में ये 8.2% हो गया था। जहां औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव हुए हैं, सेवा क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई। उतार चढ़ाव मतलब क्या है कि मान लीजिए कभी 10% की वृद्धि हुई हो, तो कभी 8% की वृद्धि हुई हो, या हो सकता है कभी कुछ भी वृद्धि ना हुई है, 1% की वृद्धि हुई हो। लेकिन इसमें कह रहे हैं क्षेत्र में वृद्धि बढ़ गई का मतलब क्या है, पहले 5% अगर थी तो ये आगे चल के 10% भी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर 15-20 ऐसे मतलब बढ़ती चली गई, फिर वृद्धि में भी वृद्धि होने लग गई। कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना भाई सबको? शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इससे क्या होगा, इससे यह पता चलता है कि वृद्धि मुख्यतः सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण हुई। जो भी वृद्धि हुई है वो किस लिए हुई है, क्यों हुई है? 1991 के बाद भारत की जीडीपी में जो वृद्धि देखी गई वो किसके कारण हुई है? वो हुई है सेवा क्षेत्र में वृद्धि के कारण। 12 से 15 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में 91 के बाद से होने वाली वृद्धि दरों में रुकावट आई। जहां 2013-14 में कृषि की वृद्धि दर में बढ़ती आई, वहीं बाद के वर्षों में क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। वृद्धि दर ऋणात्मक का मतलब है कि कम से कम होती चल रही है। सेवा क्षेत्र में ऊंची वृद्धि दर बनी रही। 14-15 समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से भी अधिक रही। इस क्षेत्र में अब तक का उच्च वृद्धि दर 9.8% रिकॉर्ड किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में 12-13 में तेज गिरावट आई, तत्पश्चात बाद के वर्षों में ये बढ़ने लगा। औद्योगिक क्षेत्र में 12-13 में तेज गिरावट आई थी, ये स्टेटमेंट अभी आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद से फिर से इसमें बढ़ोतरी शुरू हुई, वर्षों में बढ़ने लग जाता है। अर्थव्यवस्था खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई। विदेशी निवेश जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत दोनों ही सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि एफडीआई और एफआईआई होता क्या है? एफडीआई और एफआईआई में अंतर, सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? तो आपको वो पता होना चाहिए कि दोनों का सबसे बड़ा अंतर क्या है। किसी को पता है इसके बारे में? हमने बताया था लिमिट। ये क्या है? लिमिट है भाई। इससे कम का निवेश हुआ तो एफआईआई, इससे अधिक का निवेश हुआ तो एफडीआई, है ना? यही तो बताए हैं। हमने बताया था एफआईआई और एफडीआई में सबसे बड़ा अंतर है कि एक हमने लिमिट बताई थी, लिमिट है 10% की। इसके नीचे गया एफआईआई, संस्थागत निवेश। इसके ऊपर गया तो एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जाहिर सी बात है मालिक वही है जिसके पास पैसा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही मालिक बनेगा। तो याद रखना, मालिक एफआईआई नहीं बन सकता। एफआईआई को मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। किसको मिलेगा मालिकाना हक? एफडीआई को। एफडीआई बन गया मालिक। अब याद रखना, अगर मालिक है, जैसे मान लीजिए हमारा घर है, तो हमें हमारा इतना फर्ज रहेगा कि हम अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, जाला वाला लगे रहेगा उसको साफ सफाई करेंगे, पेंटिंग डेंटिंग करते रहेंगे, दिवाली होली में हम उसको रंगाई पुताई करवाते रहेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन अगर मान लो हम किराए के मकान में है तब क्या करेंगे? झाड़ू पोछा मार सकते हैं क्योंकि गंदगी नहीं पसंद होगी, लेकिन पेंट नहीं करवाएंगे उसको कभी भी हम। चाहे मकान मालिक पूरा 50 साल तक ना करवाए, पेंट पड़ा रहे वैसे जर्जर अवस्था में दिखे, कोई दिक्कत नहीं, हम रहेंगे खाली, छोड़ के भाग भी जाएंगे। क्या कर लेगा मकान मालिक हमारा? सेम स्थिति है। एफआईआई क्या करेगा? कभी भी अपना झोला उठा के जा सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा इसे। ये जब चाहेगा तब निकल जाएगा अपना झोला मंत्रा लेके। लेकिन एफडीआई क्या करेगा भाई? एफडीआई के पास क्योंकि मालिकाना हक है, मालिक है वो, 1 रुपए का नुकसान हुआ तो उसी का नुकसान होने वाला है। तो मालिक अपना नुकसान नहीं सहना चाहता है, तो इसलिए वो बैठा रहेगा बेचारा इंतजार में कि भैया अगली इस बार में फायदा मिलेगा। बात समझ में आई? दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही, क्योंकि इसका विशेष समाधान नहीं मिल पाया है। आज समस्याएं कहां कहां दिख रही हैं? रोजगार सृजन के मामले में दिख रही हैं,
कृषि उद्योग के मामले में दिख रही आधारभूत सुविधाओं के विकास राजकोषीय प्रबंधन के मामले में भी देखने को मिलती हैं। जो समस्याएं हैं, समृद्धि और रोजगार की बात करें, समृद्धि और रोजगार के मामले में यदि सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। कि देश के जीडीपी का जो समृद्धि दर है वो उसमें वृद्धि होती चली आई है। कृषि के विकास, कृषि का जो जीडीपी में योगदान है वो घटा है, नो डाउट, लेकिन कृषि में जो रोजगार का अवसर है उसमें तो उस हिसाब से कमी नहीं देखी गई। आज भी आप देखेंगे 55% करीब जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी पड़ी है। रोजगार जीडीपी में 18% योगदान देने के बाद भी कृषि का क्षेत्र इतना बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करा रहा है, जबकि वहीं पर सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, मतलब विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, दोनों का जीडीपी में इतना अच्छा खासा योगदान होने के बावजूद भी रोजगार के मामले में बहुत पीछे है। क्यों? यह इस पैराग्राफ के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि समृद्धि, जीडीपी में वृद्धि तो देखी गई, लेकिन उस हिसाब से रोजगार सृजन के मामले में वृद्धि नहीं हुई है। बात समझ रहे हैं ना? कृषि क्षेत्र के मामले में बात नहीं हो रही, बात हो रही है सेवा क्षेत्र के मामले में, क्योंकि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, करीब 49% का योगदान है, लगभग 50% का योगदान है उसका सेवा क्षेत्र का। रोजगार के मामले में 10 या 12% है। बताओ, बात समझ रहे हैं ना? ये यहां पे समृद्धि और रोजगार की तुलना की गई है एक दूसरे से। कृषि में सुधार की बात करें तो क्या हुआ कृषि के सुधार में? कृषि कार्यों से, सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया और कृषि की समृद्धि दर कम होती चली गई। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए हैं कृषि में सुधार होने से उसका फायदा क्यों नहीं हुआ, उसके कई सारे कारण हैं। कारण क्या है भाई? हमारे यहाँ अशिक्षा भी है, हमारे यहाँ बेरोजगारी भी है, हमारे यहाँ पैसे की कमी, हमारे यहाँ सीमांत किसान, हमारे यहाँ जोत का आकार छोटा है, हमारे यहाँ सिंचाई के साधन भी पर्याप्त नहीं है, हमारी कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, हम इतने कुशल भी नहीं हैं। जब इतनी सारी कमियां हमारे कृषि संसाधन में, कृषि क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर लें कि हमारा कृषि क्षेत्र बहुत आगे निकल जाएगा? हमको तो अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो कुशलता प्रदान करनी पड़ेगी, रुपया पैसा देना पड़ेगा। भैया सब्सिडी देने के मामले में भी पीछे हैं हम अभी किसानों को। जोत का आकार एक बिस्वा का है, इतने में ट्रैक्टर छोड़ो, बैल नहीं डोल पाएगा सही से, हैं? एक जोड़ी बैला घुमाया जाए एक बिस्वा खेत में, कैसे डोल पाएगा? घूम जाएगा सही से अपना हल लेकर? इतने छोटे छोटे हमारे यहाँ खेत हैं। बात समझ रहे हैं ना? जोत का आकार बहुत छोटा है, आप देखेंगे तो बहुत, एक एक बीघा का। अमेरिका में चले जाओ, हेलीकॉप्टर से वहां पे दवा छिड़की जाती है, हेलीकॉप्टर से बीज छिड़के जाते हैं, हेलीकॉप्टर से खाद छीटी जाती है उनके यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें हैं। बात समझ रहे हैं ना? हमारे यहाँ की बड़ी मशीन सब जगह नहीं यूज की जा सकती। यूपी बिहार में कहाँ यूज की जाती? पंजाब को छोड़ दो, पंजाब हरियाणा को छोड़ो। तो इस मामले में भी हम पीछे हैं, और पीछे होने का मूल कारण यही सब है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना मतलब सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्क, शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी हुई है। कृषि क्षेत्र में जो सुधार होने की संभावना थी उनमें बहुत सारी कमियां रही। ध्यान रहे हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही उर्वरक सहायकी की आंशिक समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया। उर्वरक सहायकी क्या भाई? उर्वरकों पर सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। यूरिया के बोरी की कीमत होगी मान लो मार्केट में 500 रुपया, तो सब्सिडी के हिसाब से जो सोसाइटी में जब जाते हैं हम, तो वहां पे हमको 300-350 मिल जाएगी, तो 150 रुपये क्या हुआ, हमको सब्सिडी मिल गया। बात समझ रहे हैं ना? उधार भी मिल जाता है, बिना ब्याज के उधार मिलता है। हमको सीजन क्या करना होता है, उसको जमा करना पड़ता है, बस इतना ही करना पड़ता है। सरकार की तरफ से हमको केसीसी भी दिया जाता है, किसान अपनी हालत सुधार सके, उत्पादन कर सके। ये सब की बात हो रही है, ये सब सहायक के रूप में आते हैं। इसका छोटे सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, कम न्यूनतम समर्थन मूल्य, इन पदार्थों के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में भी कई परिवर्तन हुए हैं। प्रतिबंध हटा दिए गए तो अब बाहर से सामान आ रहा है, हमारे यहाँ धड़ल्ले से आ रहा है। अब उनको वो सस्ते भी हैं, हमारे यहाँ कुछ श्रम उपलब्धता के आधार पर उत्पादन होता है। हम यहाँ पे श्रमिक इकट्ठा करते हैं, तो वो खेती करते हैं, वो सब मशीन से खेती करवाते हैं, तो उनका उत्पादन आसान होता है, सरल होता है, सस्ता होता है। हमारे यहाँ महंगा हो जाता है, उनका सामान ज्यादा खरीदेगा, हमारा कम खरीदेगा। कुछ ऐसी भी चीजें हैं, ठीक है। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हम क्योंकि कंपटीशन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम
उनके बराबर में कुशलता के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में, सब्सिडी के मामले में, जोत के आकार के मामले में, शिक्षा के मामले में, हर मामले में जब तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे तब तक हम कृषि क्षेत्र में उनका मुकाबला नहीं कर सकते, विकसित देशों का मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है ना। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी रही है। उत्पादन व्यवस्था जो रही वो निर्यातोन्मुखी रही है आज के समय में भी। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। नकदी फसलों का उत्पादन पर बल देना भी एक मूल कारण है। खाद्यान्न उत्पादन में कमियां हो रही है। उद्योगों में सुधार, औद्योगिक समृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हो सकते हैं। मांग में गिरावट का मुख्य कारण क्या होगा भाई? आपके पास पैसा होगा तब ना खरीदोगे। तो क्या कारण है भाई? सस्ता आयात है। एक मिनट रुकिए, पता नहीं कहाँ चला जाता है ये। सस्ते आयात हैं, आधारित संरचना में अपर्याप्त निवेश, ये सब रहे हैं मांग में गिरावट के कारण। वैश्वीकरण व्यवस्था में विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था में विकसित देशों की वस्तुओं पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हो गए और उन्होंने अपने उत्पादों का, उद्योगों का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा करने में अभी इतने सक्षम नहीं है क्योंकि ये अभी नए स्थापित उद्योग हैं। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारित संरचनाओं की पूर्ति अपर्याप्त ही बनी हुई है। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है, यही कारण रहा कि यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोक टोक आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों, रोजगार की संभावनाओं में वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। ठीक है ना। एक इसमें विनिवेश भी है। विनिवेश का मतलब हम पहले बता चुके हैं। विनिवेश में क्या चीज होती है? इसमें एक श्रीशिला त्रासदी है, इसके बारे में देख लेते हैं। श्रीशिला त्रासदी क्या है? विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्य में नहीं हुए। उन्हें अनुदानित दरों पर बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। इसका प्रभाव लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। ठीक है ना। इसका एक उदाहरण आंध्र प्रदेश का हथकरघा उद्योग, यहीं से संबंधित है श्रीशिला त्रासदी। इन उद्योगों में काम कर रहे बुनकरों की मजदूरी बुने गए कपड़े की मात्रा पर आधारित होती है। अतः बिजली में कटौती का अर्थ ऊंची दरों की मार झेल रहे बुनकरों की मजदूरी में भी कटौती होगी। अगर बिजली में कटौती मतलब क्या है? अरे भैया, बिजली अगर 24 घंटे में 10 घंटा रहेगी तो कितना देर तक उत्पादन कर पाएगा आदमी? है हाथ से थोड़ी ना चलाएगा मशीन। और रात में लाइट आ रही है 2 घंटा, अभी आई 2 घंटे के कट गई, अब क्या किस आदमी बैठा रहे बेचारा? तो बिजली कटौती की गलती है ना, आदमी थोड़ी ना गलती। वो तो मजदूर बैठा हुआ बेचारा 8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, उसकी सैलरी में क्यों कटौती की जाए? तो बिजली कटौती का मतलब है मजदूरों के मजदूरी में कटौती की जा रही है। ठीक है, उससे क्या होगा? बुनकरों की आजीविका तो संकट में पड़ जाएगी। जाहिर सी बात है, जो उसी के भरोसे काम कर रहा है उसके पास समस्या नहीं आ जाएगी खाने पीने की, रहने की। कुछ वर्षों पहले आंध्र के एक छोटे से कस्बे श्रीशिला में विद्युत करघों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा। इसी बात को बोला जाता है श्रीशिला त्रासदी। तो आपको यह पता हो गया श्रीशिला त्रासदी क्या है, किससे संबंधित है, क्यों ऐसी समस्याएं आई, किस राज्य से संबंधित है, ये सारे मामले आपको इसमें समझ में आ गए होंगे, है ना। अब इसमें बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, ये निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष आप लोग वैसे भी देख सकते हैं खुद से भी, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है। ठीक है।